नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम वर्ण विचार का ही अध्ययन करेंगे। एक वीडियो पहले बन चुका है जिसमें हम स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और अब पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में और थोड़े स्वर के उच्चारण स्थान के बारे में। तो पहला प्रश्न है, जिह्वा के माने जीभ के उच्चारण स्थान के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। मतलब हमारी जिह्वा या हमारी जीभ के कौन से भाग से उच्चारण होते हैं उसके अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र माने आगे वाला, मध्य माने बीच वाला और पश्च माने पीछे वाला। अग्र स्वर कौन कौन से हैं? ई, ए, आई अग्र स्वर हैं। ये जिह्वा के अगले भाग से उच्चारित होते हैं। मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हैं, आप उच्चारण करते समय देखिए, स्वर और व्यंजन के उच्चारण की जब बात आती है और आप जब भी जिस स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते हैं, आप उस वक्त महसूस करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हम उच्चारण कैसे कर रहे हैं। हमारे कंठ से निकलने वाली हवा या हमारे फेफड़ों से निकलने वाली सांस जो है वह मुख से किस तरह से बाहर निकलती है। क्या सीधे कंठ से बाहर निकल जाती है या मुंह के किसी न किसी हिस्से को छूती हुई बाहर निकलती है। इससे आपको अपने आप स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान समझ में आएंगे। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि जिह्वा के उच्चारण स्थान के अनुसार। तो अग्र स्वरों का जब उच्चारण करेंगे हम ई, ए, आई, केवल इसके उच्चारण से नहीं पता पड़ेगा आपको, लेकिन जब तीनों तरह के वर्णों का उच्चारण कर लेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि किन वर्णों के उच्चारण के समय हमारी जीभ का अगला हिस्सा ऊपर उठ रहा है, किसी में पिछला हिस्सा और किसी में बीच का हिस्सा। ठीक है ना। तो ई, ए, आई ये अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर कौन कौन से हैं? ए का उच्चारण करते समय ध्यान दीजिए, ए मध्य स्वर है। पश्च स्वर कौन कौन से हैं? ऊ, ओ, औ ये पश्च स्वर हैं। आया होगा आपको समझ में कि जब हम इन सब वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जिह्वा का कौन सा भाग उठ रहा है या कौन सा भाग कोशिश कर रहा है बोलने की। अग्र, मध्य और पश्च स्वरों के उच्चारण को समझाइए। तो अग्र स्थिति में जिह्वा का अग्र या अगला भाग इतना ऊंचा उठ जाता है कि उससे ऊंचा उठने पर स्वरों का उच्चारण नहीं हो सकता। अर्थात ई, ए, आई ये जो स्वर हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा का अगला भाग ऊंचा उठता है ना। पश्च स्वर में जिह्वा का पश्च भाग इतना ऊंचा उठ जाता है कि उससे अधिक ऊंचा उठने पर स्वर ध्वनि प्राप्त नहीं होगी। पश्च स्वर कौन से हैं? ऊ, ओ, औ। उच्चारण करते समय आपको ध्यान होगा आप कंठ के कितना पास से बोल रहे हैं, और जब ई का उच्चारण किया तो जीभ के अगले हिस्से से आप उच्चारण कर रहे थे। और मध्य स्थिति में जिह्वा दोनों स्थितियों के मध्य की रहती है। ए बोलते वक्त न पिछला हिस्सा है न आगे का हिस्सा है, बीच के हिस्से से उच्चारण हो रहा है। तो आई बात समझ में आपको। अग्र, मध्य और पश्च स्वरों का उच्चारण किस प्रकार होता है। जिह्वा प्रयत्न यानी जिह्वा की ऊंचाई या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। आप देखिए, स्वर और व्यंजन जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचते थे या बिल्कुल भी नहीं जानते थे, उनके उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर कितने भेद हैं और किस किस तरह के भेद हैं। तो जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और संवृत स्वर। विवृत स्वर किन्हें कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है, हमारा पूरा मुख खुल जाता है, वे विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे आ का उच्चारण कीजिए आप, कंठ से लेकर जो मुंह खुलता है बाहर तक, होंठों तक आपका पूरा मुंह खुलता है। आ का उच्चारण करते समय आपका मुख विवर मतलब मुख का जो पूरा हिस्सा है अंदर का वह खुलता है। अर्ध विवृत स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे ऐ, औ। आ बोला तो पूरा मुंह खुला, मुंह का जो आपका अंदर का हिस्सा है वो पूरा खुला, और ऐ, औ बोला तो आधा खुलता है। अर्ध संवृत स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है उन्हें अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, उ। आई, औ और ए, उ, इन सब के उच्चारण में आप अंतर महसूस करने की, समझने की कोशिश कीजिए। आधा मुख खुलता है, आधा बंद रहता है, आशय तो एक ही होता है, लेकिन आधा मुख खुलता है वहाँ खुलने की चेष्टा ज़्यादा होती है, और जहाँ आधा मुख बंद रहता है वहाँ बंद होने की चेष्टा ज़्यादा रहती है।
संवृत स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई ऊ, है ना, हमारा मुख कितना बंद रहता है। समझ में आ रहा है? और मज़ा भी आ रहा होगा जब इनका उच्चारण स्थान हम समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, तो हमें बड़ा आनंद भी आ रहा होगा और पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। बाकी ये विषय बड़ा बोर लगता है, लेकिन अब जब आपके उच्चारण स्थानों के अनुसार देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और उच्चारण करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही रुचिकर लगेगा। अगला प्रश्न है 11वां। अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग के चिन्ह लिखिए। अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, है ना। तो किसी भी वर्ण पर जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे ए पे बिंदी लगी तो बोलते हैं अम। चंद्र बिंदु जैसे हंसना, ओम, चंद्र बिंदु, है ना। विसर्ग जैसे प्रातः, विसर्ग में स्वर के आगे या व्यंजन के आगे 2 बिंदियां लग जाती है। अनुस्वार में स्वर के या व्यंजन के ऊपर बिंदी लगती है और चंद्र बिंदु में चंद्रमा के आकार का चिन्ह बन करके फिर बिंदी लगती है। तो अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग आप समझ गए होंगे आराम से। अनुस्वार और चंद्र बिंदु के उच्चारण में क्या अंतर है? अनुस्वार का उच्चारण मतलब अनुस्वार वाले जब स्वरों का उच्चारण हम करते हैं तो सांस मुख और नासिका से निकलती है, तथा चंद्र बिंदु के उच्चारण में सांस सिर्फ नासिका से निकलती है। नासिका माने नाक। तो जब हम अनुस्वार वाले यानी जिनको अनुनासिक बोलते हैं उनके उच्चारण करते हैं, उनका उच्चारण करते समय आप देखना, सोचना, अभी समझना, महसूस करना, अम बोलो आप, अंग, तो मुख और नासिका से सांस निकलती है। और जब चंद्र बिंदु वाला ओम बोला या हंसना बोला, हंसना, तो सांस सिर्फ नासिका से निकलती। आप बहुत गौर से समझने की चेष्टा करना चंद्र बिंदु वाले वर्ण को। जब हम बोल रहे हैं जैसे हंसना, तो जहाँ चंद्र बिंदु है उस वक्त उच्चारण के समय हमें थोड़ा सा नाक का आभास होगा कि नाक से ध्वनि निकल रही है या नाक से सांस निकल रही है। और अनुस्वार के समय सांस मुख और नासिका दोनों से निकलती है। अंग, है ना। जो भी अनुस्वार वाले वर्ण आप बोलेंगे तब आपको ऐसा महसूस होगा, कंग। आप बोल करके कोशिश करिए और समझने की चेष्टा कीजिए। व्यंजन की परिभाषा दीजिए। व्यंजन वह सघोष या अघोष ध्वनि है जिसके मुख विवर से निकलने में पूर्ण रूप से या कुछ मात्रा में बाधा उत्पन्न होती है। अर्थात स्वर ऐसे होते हैं, स्वर जो ध्वनि होती है वे ऐसी होती हैं कि जिनका हम उच्चारण करते हैं तो मुख विवर से जो सांस है या जो हवा है वह निर्बाध निकल जाती है, और व्यंजन के समय उस मुख विवर से निकलने वाली सांस या ध्वनि में कुछ बाधा उत्पन्न होती है। मतलब क्योंकि वो हमारे किसी न किसी अवयव को स्पर्श करके निकलती है, इसलिए बगैर बाधा के नहीं निकलती। तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय सांस या हवा बाधित होकर के निकलती है और स्वरों का उच्चारण करते समय बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर हो जाती है। समझ में आई बात? स्वर और व्यंजन का अंतर समझ में आया? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं, है ना। स्वरों को बोलने के लिए तो किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण हम स्वरों के बगैर नहीं कर सकते। तो व्यंजनों के बारे में आप ये जानिए कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली सांस मुख के किसी न किसी हिस्से को, अवयव को छू करके निकलती है, इसलिए वह निर्बाध नहीं निकलती है। और व्यंजन का जो शुद्ध रूप होता है उनके नीचे हलंत लगे हुए होते हैं, उनका हम उच्चारण भी नहीं कर सकते। और हलंत हटाने का मतलब होता है उनमें स्वर जुड़ जाना। जैसे मतलब व्यंजन जो है वो स्वर रहित होते हैं। आपको पहले भी बताया है, जैसे मैं व्यंजन है मान लो, तो मैं का जो शुद्ध रूप है व्यंजन वो तो हलंत वाला है, और उसके साथ प्लस ए करेंगे तो व्यंजन हलंत हट जाएगा और फिर हम बोलेंगे मैं। तो मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं, और व्यंजनों को जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर उनमें प्रयुक्त हो जाते हैं, स्वरों का योग हो जाता है, तभी हम व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हैं। हिंदी स्वर और व्यंजन में अंतर बताइए। स्वर घोष वर्ण है जिसमें सांस या वायु मुख विवर से अबाध निकल जाती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव से बाधित होती है, अर्थात किसी उच्चारण स्थान से बाधित होती है, चाहे तालु से, चाहे मूर्धा से, चाहे दांतों से टकराती है, किसी से भी टकराए, लेकिन किसी न किसी से टकरा करके व्यंजनों का उच्चारण हम कर पाते हैं। तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चरित होगा। जैसे क का उच्चारण करने पर क प्लस ए की सहायता से उच्चरित होगा। क का जो शुद्ध रूप है, व्यंजन का जो शुद्ध रूप है क, वह तो हलंत वाला है, और उसके साथ जब स्वर जुड़ा ए तब जाकर के हम क का उच्चारण कर पाए। व्यंजन अघोष ध्वनि या वर्ण है।
घोष और अघोष क्या है? वर्णों के उच्चारण में गले की ध्वनि में होने वाले कंपन के आधार पर घोष और अघोष दो प्रकार के वर्ण होते हैं। घोष या सघोष से मतलब घोष या सघोष वे ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण में गले में यानी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जबकि अघोष ध्वनियों के उच्चारण में यह कंपन नहीं होता। उदाहरण के लिए प एक अघोष ध्वनि है जबकि ब घोष ध्वनि है। इसी तरह स और श दोनों अघोष ध्वनि हैं जबकि ज घोष ध्वनि है ना। इनकी भी प्रयोगशाला होती है जिनमें उच्चारण करते समय जीवा का हिस्सा, जीवा का भाग दिखाया जाता है, जिससे समझ में आसान हो जाता है कि किस तरह से वर्णों का उच्चारण हो रहा है। हलंत व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर नहीं होता वे हलंत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क ख ग घ ये लिखे हुए ना, ये हलंत व्यंजन है, और जब इनमें स्वर शामिल हो जाएगा तो हलंत हट जाएंगे और हम इनका उच्चारण कर पाएंगे, जबकि ऐसे आधे अक्षरों का हलंत सहित व्यंजनों का हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं। री वर्ण स्वर है या व्यंजन? री वर्ण स्वर है। क्षय वर्ण स्वर है या व्यंजन? क्षय वर्ण क और श से बना हुआ संयुक्त व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है। नासिक के वर्ण किसे कहते हैं और कौन कौन से हैं? अंघ, य, ण, न, म ये नासिक के वर्ण हैं। इनका उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः है। क्रमशः माने जिस क्रम से हमने इन्हें पांचों वर्णों को लिखा है, अंघ, य, न, म, ये उसी क्रम से, जैसे अंघ का कंठ नासिका के साथ कंठ से, ए का ईय जो च वर्ग का अंतिम व्यंजन है, ईय उसका तालु से, ण का मूर्धा से, न का दांत से और म का ओष्ठ के साथ स्पर्श से होता है। मतलब नाक से तन का उच्चारण होता ही है, लेकिन क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होंठ से छूते हुए हम इनका उच्चारण कर पाते हैं, अतः इन्हें नासिक के वर्ण कहते हैं। अब आप इनका उच्चारण करके देख लीजिए। अंघ तो नासिका से तो निकल ही रहा और बिल्कुल कंठ से निकल रहा है अंघ, और ईय बोल रहे हैं तो कंठ से जस्ट आगे है तालु, वहाँ से छू रहा है। ण उच्चारण करते हुए देखिए, ण में हमारे मुख का कौन सा अवयव जो है उठता है, तो वह है मूर्धा। और न बोलते समय न में जिह्वा दांत को छूती है, और मैं बोलते समय हमारे दोनों होंठ एक दूसरे को छूते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो नासिक के वर्ण हैं वे नासिका के साथ इन अवयवों को छूते हुए निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रथम दो वर्ण और श, श, स हैं। अघोष व्यंजन जो हैं ये जो क वर्ग वगैरह है ना, मतलब क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, थ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। हर वर्ग के ये 5-5 वर्ण हैं और इन पांचों वर्णों के समूह को हम बोलते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इन सभी वर्गों के प्रथम दो है ना, इन सभी वर्गों के प्रथम दो वर्ण, जैसे क वर्ग का क ख ये अघोष व्यंजन हो गए, च वर्ग के च छ, ट वर्ग के ट ठ, त वर्ग के त थ और प वर्ग के प फ ये अघोष व्यंजन है, और श, श, स जो है ये भी अघोष व्यंजन है। घोष व्यंजन कौन कौन से हैं? घोष व्यंजन जिनको हम सघोष भी कह सकते हैं, ये कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण, दो वर्ण तो हो गए अघोष, और जो बचे हुए 3 वर्ण हैं वे तीनों सघोष। क वर्ग के क ख तो हो गए अघोष, ग घ घ ये सघोष हो गए, च छ तो अघोष और च छ ज झ ये, ट ठ अघोष और ट ठ ड ढ न। इस से पांचों वर्गों के जो अंतिम 3 वर्ण हैं वे, और जो अंतस्थ वर्ण है ये र ल व और है, ये घोष व्यंजन है। जब इनका उच्चारण स्थान हमें समझ में आ रहा है, समझ में आता है, तो ये हमें पढ़ने में बड़ा ही आनंद आता है और रुचि भी पैदा होती है और समझ में भी आता है। ठीक है। स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? स्पर्श वर्ण 25 हैं। यही क ख घ से लेकर के मैं तक, क ख घ से लेकर प फ ब भ मैं तक, इन्हें हम क वर्ग, च वर्ग आदि भी कहते हैं ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और हर वर्ग के 5-5 वर्ण हैं, इससे 5 वर्ग और 5 वर्ण, 5 25 वर्ण हो गए। इनके उच्चारण में
फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख विवर में किसी न किसी अवयव को स्पर्श करके निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं, है ना। मुख से सांस जब निकलती है तो हमारे मुख के किसी न किसी अवयव को छूते हुए निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। और ये आपने देखा होगा, इनका उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी हिस्से को ये किस तरह से स्पर्श करती है, इसलिए तो इन्हें कहते हैं कि ये निर्बाध नहीं निकलती, मतलब मुख के किसी न किसी अवयव को छूते हुए निकलती है। व्यंजन और जो स्वर होते हैं वे निर्बाध निकल जाते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? ये, रे, ले, वे, ये 4 वर्ण अंतस्थ हैं। अंतस्थ होने का कारण इनका स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होना है, स्वर और व्यंजन के बीच के हैं। संस्कृत में ई, उ, री, री ये, रे, ले, वे के समानांतर स्वर थे, है ना। ये, रे, ले, वे के समानांतर ई, उ, री, लेकिन इनमें से अब केवल ई और ऊ ही स्वर रह गए हैं और री स्वर लुप्त हो गए हैं, है ना, स्वर रूप में लुप्त हो गए हैं। री का फिर भी प्रयोग होता है, लेकिन 2-3 शब्दों में होता है, बाकी री को हम रे, जो रे रथ का होता है उसी पर मात्रा लगा करके इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में अब यह वही अंतस्थ या अर्ध स्वर हैं, ठीक है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? ऊष्म वर्ण 4 हैं, शे, से है। इन वर्णों का उच्चारण, मतलब इन्हें ऊष्म क्यों कहते हैं? इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु किसे कहते हैं? छोड़ने वाली सांस या छोड़ने वाली वायु के घर्षण से होता है ना। इन वर्णों का जो उच्चारण है वह उच्चारण स्थान के साथ साथ छोड़ने वाली सांस के साथ घर्षण से होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से, श का उच्चारण करते समय देखिए, और श का उच्चारण करते समय मूर्धा से तथा स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है, मतलब रगड़ खा करके निकलती है। अगला प्रश्न 25, घोष और अघोष व्यंजनों के लिए अन्य क्या नाम प्रयुक्त किए जाते हैं? घोष व्यंजनों को मृदु व्यंजन भी कहते हैं और अघोष व्यंजनों को कठोर व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको और अच्छा भी लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मज़ा आया होगा। और इन सब वर्णों का आप उच्चारण कर करके आप याद कीजिए। आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो अपने आप आपको याद भी रह जाएंगे। शेष हिस्सा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। और किसी भी तरह की असुविधा हो, कुछ सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।